बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम PMA 157 लॉन्ग कोर्स का एक A to Z क्राइटेरिया जो है और उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर होगी वो सब का सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी कि 0 से लेकर 100% तक आपका जब अप्लाई करते हैं, अप्लाई से लेकर जो ISSB तक कंप्लीट प्रोसीजर है वो इस एक वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। इससे मज़ीद आपको कोई सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको डिफ़ाइन कर दूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम बात करें तो ये देखिए PMA 156 लॉन्ग कोर्स जो था वो तकरीबन अप्रैल मई में अनाउंस होता है, तो मार्च के अंदर पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया, बाद में एक्सटेंड भी कर दिया। तो ये इसके बाद हमारे पास अभी अनाउंस होगा 157 लॉन्ग कोर्स और ये अनाउंस किया जाएगा अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर। दो चीज़ें क्लियर होगी। सबसे पहली बात कि इन नंबर्स का इनमें क्या डिफरेंस है, 157 है, 156 था, 155 था, 154। तो दीज आर जस्ट नंबर्स, क्योंकि साल में ये 2 दफ़ा अनाउंस होता है। तो इसको याद रखने के लिए कि कौन सा कोर्स चल रहा है तो वो हमें इस नंबर से पता चलता है। देखिए 156 जो है वो हमारे पास 2025 में आया, अब ये भी 2025 में आएगा क्योंकि साल में 2 दफ़ा, 2026 का 158 में चला जाएगा। तो नंबर्स का कोई डिफरेंस नहीं है, 1% भी नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो पता ही क्या है, ये लिखा हुआ जो होता है ना कैरेट्स, यहाँ पर कैरेट लिखा हुआ है, जो होते हैं इवन, 156 इवन है, 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसको कैरेट्स का कोर्स कहते हैं। मतलब इसमें कैरेट्स भी अप्लाई करते हैं, सिर्फ कैरेट नहीं, कैडेट्स भी अप्लाई करते हैं। एंड सेकंड हमारे पास जो है वो क्या है, ये इसको हम क्या कहेंगे, ओड कोर्स। ठीक है, ओड कोर्स के अंदर क्या होता है कि इसमें सिविलियन ज़्यादा होते हैं। मतलब ये है कि सिविलियन और कैडेट के अंदर डिफरेंस ये होता है, जो कैडेट्स होते हैं वो पाकिस्तान आर्मी के कॉलेजेस से, मिलिट्री कॉलेजेस से पढ़े होते हैं। उनका जीके वगैरह स्ट्रॉन्ग होता है, इंटेलिजेंस उनका स्ट्रॉन्ग होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट होता है इंटरव्यू वगैरह की, तो वो काफ़ी चीज़ें इन बिल्ट होती हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। तो ये समझा जाता है कि जब कैडेट्स अप्लाई करता है तो सिविलियन से जब उनको कंपेयर किया जाता है तो वो कैडेट हमेशा सिविलियन से अबव होता है। तो दैट्स वाई कैडेट्स ज़्यादा सेलेक्ट किए जाते हैं कौन से कोर्स के अंदर, यहाँ हमारे पास जो इवन कोर्स होता है। जबकि दूसरे कोर्स के अंदर कैडेट्स नहीं होता क्योंकि इनके एग्ज़ाम नहीं हो चुके होते, तब इनके एग्ज़ाम इस टाइम होते हैं तकरीबन अप्रैल मई के अंदर इनके रिज़ल्ट वगैरह आ चुके होते हैं। लेकिन ये अक्टूबर नवंबर में जो कोर्स आएगा इसमें वो स्टूडेंट्स जो आर्म कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, सिविलियन वगैरह, जो मिलिट्री कॉलेज से नहीं पढ़े हुए, जिन्होंने FSC की हुई है, DA किया हुआ है और उसके अलावा FA किया हुआ है, जो भी किया हुआ है वो इसमें ज़्यादा होते हैं। आपको फ़र्क समझ आ गया कि ये हमारे पास कौन सा, ये ओड कोर्स है और ओड कोर्स में जो है होते हैं वो सिविलियन होते हैं, जबकि इवन कोर्स के अंदर कैडेट्स ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर सिविलियन भी होते हैं और यहाँ पर भी कुछ कैडेट्स होते हैं। ठीक है, कुछ कैडेट्स मुराद वो जो रिपीटर वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें भी रिपीटर आ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और फ़र्क भी है, वो ये फ़र्क है कि ये जो 156 लॉन्ग कोर्स होता है ना, इसमें होप सर्टिफिकेट भी अलाउ था। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास अभी आएगा ना ये जो इवन कोर्स है, इसमें होप सर्टिफिकेट भी अलाउ होता है, जबकि दूसरे कोर्स के अंदर होप सर्टिफिकेट अलाउ नहीं होता। यहाँ वो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते जिनका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कंप्लीट है बट दे आर वेटिंग फॉर योर पार्ट 2 रिज़ल्ट। तो ये वाले 157 में वो अप्लाई नहीं कर सकते होप सर्टिफिकेट। वैसे कोई बचता भी नहीं है क्योंकि 157 जब अनाउंस होता है तब तक आपके रिज़ल्ट सेकेंड ईयर के आ चुके होते हैं, तो इसमें होप सर्टिफिकेट अलाउ नहीं होगा। ये जो इवन कोर्स अभी आएगा 158 आएगा ना, जो 158 उसमें इवन कोर्स, ये इवन कोर्स होगा तो इसमें होप सर्टिफिकेट अलाउ होगा। बस इतना सा फ़र्क है। अब हम आगे चलते हैं मेन चीज़ों के ऊपर। अच्छा, जब आप ये अक्टूबर और नवंबर के अंदर आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये आता है जी आपका नवंबर तक ये आ जाता है, ठीक है, नवंबर पे इसकी अप्लाई, अक्टूबर में अनाउंस होता है तो नवंबर तक इसकी अप्लाई ओपन रहेगी, 1 महीना तक इसकी अप्लाई ओपन रहती है। अगर वेबसाइट हैंग हो जाए तो 2 महीने तक भी अप्लाई ओपन रहती है। जब इसकी अप्लाई की डेडलाइन फॉर एग्जांपल अगर 1 नवंबर है तो तकरीबन 5 नवंबर को टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब आप अप्लाई कर लेते हैं और 5 नवंबर को आपके टेस्ट स्टार्ट हो गया है, रोल नंबर स्लिप वगैरह आ गई है, तो सबसे पहले जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो क्या चीज़ें जो है ना वो आपने लेके जानी होती है। क्या चीज़ें, सबसे पहले जब आप टेस्ट देने जाएंगे डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी। उसके बाद आपका इंटेलिजेंस का पहला टेस्ट होगा जिसमें वर्बल नॉन वर्बल होता है, एंड उसी के साथ एकेडमिक का टेस्ट होगा। ये कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, इसमें MCQ बेस्ड टेस्ट होता है, कोई रिटन फॉर्म में पेज नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसमें रफ वर्क भी अलाउड नहीं होता, सारा आपने माइंड के अंदर करना होता है। दैट्स वाई हम हमेशा शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं अपनी क्लासेस के अंदर।
अब उसके बाद उसी दिन सेम डे, ये दोनों चीज़ें सेम डे होती हैं, इंटेलिजेंस एकेडमिक के उसी दिन ही मेडिकल टेस्ट हो जाता है। मतलब ये पहली 3 चीज़ें जो है आपकी ये सेम डे एक दिन के अंदर अंदर होंगी। एंड आफ्टर दैट आपका फिज़िकल टेस्ट होता है। तो फिज़िकल टेस्ट का तकरीबन 4-5 दिन बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होता है। जिस दिन आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट्स चेकिंग सारा कुछ एक दिन हो जाता है, उससे 4-5 दिन बाद आपको फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। सारा कुछ मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, फिज़िकल टेस्ट जब आप पास कर लेते हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कोई 5-7 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन भी कह देते हैं या 2-3 दिन भी दे देते हैं, सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। तो आपकी ऐसे राइटिंग होती है इंटरव्यू वाले दिन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एक दिन होती है एक ही टाइम पे। तो आपको 2 ऐसे दिए जाते हैं, एक उर्दू में और एक इंग्लिश में, और उसके बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है और एक फॉर्म भी आपसे फिल करवाया जाता है जिस फॉर्म से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो फॉर्म भी हम प्रोवाइड करते हैं। एंड आफ्टर दैट जब आप इंटरव्यू में रिकमेंड हो जाते हैं तो आपको ISSB की फॉर्म दिए जाते हैं, आप सबमिट करते हैं तो 40 से 45 दिन बाद आपकी ISSB आ जाती है। ISSB में आप रिकमेंड हो गए हैं तो फाइनल मेडिकल आपका होता है। अगर फाइनल मेडिकल में भी आप बिल्कुल फिट हैं तो फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है जिसमें आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया तो उसी दिन से आप क्या हो जाते हो, सेकंड लेफ्टिनेंट, और ट्रेनिंग करते हो PMA काकुल जाके 2 साल की। एंड आफ्टर दैट जो है वो आप लेफ्टिनेंट होते हैं और उसके बाद कैप्टन होते हैं और उसके बाद आपके रैंक जो है वो सो ऑन बढ़ते जाते हैं। और वो डिपेंड करता है आपकी सर्विस के ऊपर और आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर और आप किस तरह उसको जो है ना वो ऑनेस्टी से इसको लेके चल रहे हैं। ये हमारे पास ये सारे वो रैंक लिखे हुए हैं जो अभी मैं आपको बता रहा था कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, एंड कुछ 4-5 साल बाद कोई 8 साल भी लग जाते हैं कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल आ जाता है हमारे पास, फिर फुल कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, एंड फिर लेफ्टिनेंट जनरल, और फिर एंड पे आ जाता है जर्नल, जिससे आगे फिर वो चूज़ किया जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एटसेट्रा। ये हमारे पास रैंक्स आ जाते हैं। अब हम मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि हमारी जो क्लासेस है PMA 157 लॉन्ग कोर्स की, वो ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है गूगल मीट पे 15 जुलाई से। और 15 जुलाई इस दफ़ा हमने ना कुछ चीज़ें चेंज की गई है। इसमें एक तो यह है कि आपको इंटेलिजेंस जो है ना उसकी ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, साथ में आपको उसके रिकॉर्डर लेक्चर भी दिए जाएंगे, ठीक है। एकेडमिक भी सेम ऐसा ही है कि ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डर लेक्चर और उसके PDF नोट्स, और साथ में हम आपसे तकरीबन 30-40 जो है वो मॉक टेस्ट भी लेंगे, यानी कि टेस्ट सीरीज़ भी आपको इसी प्रेपरेशन के अंदर इंक्लूड है, वो टेस्ट सीरीज़ आपसे ली जाएगी। और इसके अलावा आपका 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, एंड मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा। तो ये हमारा जी इस दफ़ा, लेकिन इसमें जो चीज़ एक्स्ट्रा हमने ऐड की है इस दफ़ा वो ये की है कि हम ये सारी वैसे ऑनलाइन क्लासेस होंगी, बट हम आपको लाहौर के अंदर हमारी जो एकेडमी है वो मैं आपसे लोकेशन शेयर कर दूँगा, तो वहाँ पर आपने एक बार लाजमी आना है। वो आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे संडे वाला टाइम होगा, कुछ 10 दिन पहले हम बता देंगे। आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, क्योंकि फ़िज़िकल टेस्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ कर दिया गया, और उससे पहले हम आपका मेडिकल चेकअप करेंगे। अगर आपका कोई इशू है तो हम आपको CMH वगैरह के अंदर भेज देंगे, ताकि आप PMA में जाने से पहले अपना फ़िज़िकल या जो आपका मेडिकल है उसको क्लियर कर ले, और कोई इशू है वो वहाँ से चेक करवा ले, और जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो पहले करवा ले, बाद में बड़ा इशू बनता है। तो फ़िज़िकल काफ़ी हार्ड किया गया है, तो हम चाहेंगे आपके फुल नंबर आएँ, तो ये सारे ऑन कैंपस होंगे, ठीक है। ये इसी फ़ी के अंदर ही है, एक फ़ी आपका। और अगर आपने इसकी प्रेपरेशन करनी है तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर हम आपको सारा कॉन्टैक्ट नंबर और पूरी डिटेल शेयर कर देंगे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी प्रेपरेशन के हवाले से। एंड आफ्टर दैट अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो मैंने बताया कि 157 लॉन्ग कोर्स के अंदर आपका होप सर्टिफिकेट अलाउड नहीं होगा। होप सर्टिफिकेट क्या होता है, वो अपने कॉलेज से आप बनवाते हैं, जिसमें आपका लिखा होता है कि आपने पार्ट 1 का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, इतने मार्क्स है, एंड वी एक्सपेक्टेड कि आफ्टर द इंटरमीडिएट यू विल गेट इतनी परसेंटेज आपकी आएगी, 80% आएगी, 75 आएगी, ये होप सर्टिफिकेट होता है। बट इस दफ़ा अलाउ नहीं होता, ठीक है, अलाउ नहीं है इस दफ़ा। एंड आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं 157 PMA लॉन्ग कोर्स में आपकी क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, एज कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, और चेस्ट जो होती है उसका साइज़ कितना होना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आपका एक सिवाय वेट के इस एक चीज़ के सिवाय वेट के अगर आप कोई भी चीज़ इसमें डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो आप PMA में नहीं जा सकते, आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। बट वेट एक ऐसी चीज़ है जो कम है या ज़्यादा है, उस पर आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इसको रिकवर कर लें, ठीक है। तो हम आपका फ़िज़िकल क्लासेस के दौरान आई साइट और वेट वगैरह चेक करेंगे। और अब हम बात करते हैं जिसकी क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी उन्होंने क्वालिफ़िकेशन रखी हुई है
कि इंटरमीडिएट में आपके 55% है। अब इसमें इंटरमीडिएट से मुराद है कि एफएससी चाहे प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, आपका चाहे एफए है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा डीएई वाले जो डिप्लोमा होल्डर हैं वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने 3 साल का 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। एंड आफ्टर दैट वो स्टूडेंट्स जो कि OA लेवल वगैरह के हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली सारी सिंपल सी क्वालिफिकेशन है। और होप सर्टिफिकेट चूँकि अलाउ नहीं होता तो दैट्स वाई मैं नहीं बताऊँगा, मतलब होप सर्टिफिकेट की हम बात नहीं करेंगे। तो मैट्रिक में आपके 55% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। अलबत्ता कभी कभार ऐसा होता है कि मैट्रिक में 50% वाला भी अगर है तो वो भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, बहुत बात रिजेक्ट हो जाता है बट ज़्यादातर हो ही जाता है। बहरहाल ये आपने फोकस करना, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल। एंड आफ्टर दैट अगर हम एज की बात करें तो 17 से लेकर 22 ईयर तक, 17 से 22 साल तक आपकी अगर एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। इससे कम है 17 से या 22 से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ रिलैक्सेशन होती है, अपर 3 मंथ एंड लोअर मंथ, वो ये है कि अगर 16 साल 9 महीने है, 22 साल 3 महीने हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बट वो ऐसा होता है कि डेट ऑफ बर्थ और जिस डेट तक वो कहते हैं पीएमए वाले कि आपने चेक करनी है तो वो पूरी हो जाती है। तो आप इसको यूँ समझे, इग्नोर करें, आप 17 to 22 ईयर का ही गैस पॉइंट अपने पास रखें। एंड आफ्टर दैट हम हाइट की बात करें तो 5.2 फीट यानी कि 162.5 सेंटीमीटर। इसमें एक चीज़ का बड़ा मसला है स्टूडेंट्स को, वो ये है कि अगर किसी की हाइट फॉर एग्जांपल 162 सेंटीमीटर होती है तो क्या वो पास है, 0.5 की तो कमी है तो वो रिजेक्ट है। तो किसी भी किस्म की कोई भी रिलैक्सेशन हाइट के अंदर नहीं दी जाती। मैंने आपको बताया कि वेट के अलावा कोई भी चीज़ के अंदर आपकी रिलैक्सेशन नहीं होती। एंड उसके बाद हमारा वेट चेक किया जाता है। वेट मैंने वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, आप थोड़ा कम भी कर ले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे अंदाजे से या अगर मैं एवरेज बताऊं तो 50 to 70 kg के दरमियान। बट ये आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब हाइट अगर ज़्यादा है तो 70 kg 75 kg भी इनफ है, मतलब 6 आपका फीट है। लेकिन अगर आपका है 5 फीट और आप 70 kg कहे तो ये ओबेसिटी हो जाती है, ये आप बिल्कुल ओवर वेट हो जाते हो, रेड जोन के अंदर चले जाते हैं। तो वो नहीं करना, ये नॉर्मल वेट मैंने रेंज रखी हुई है। बहरहाल हम जब चेक करेंगे आपका वेट तो फिर हम चेक बता देंगे। और चेस्ट की अगर बात करें तो जी चेस्ट की जो हमारे पास है इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक एक्सपेंशन, 2 तरह आपकी चेस्ट जो है ना वो मेजर की जाती है, जैसे हमने तरीका यहाँ पर बनाया हुआ है, ये मैंने खुद ही मेजर की थी एक स्टूडेंट की। अब चेस्ट जो है ना वो विद एक्सपेंशन यहाँ लिखा हुआ है कि 33 इंच है। ठीक है, विद एक्सपेंशन से मुराद होता है, जैसे अभी मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मैं विद एक्सपेंशन नहीं है, मेरी चेस्ट इस तरफा। इस बार अगर मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल तो मेरी ये होनी चाहिए 31.1 इंच होनी चाहिए विदाउट एक्सपेंशन। एक्सपैंड मतलब फैल जाना। तो जब आप इनहेल करते हो, अंदर सांस खींचते हो, ब्रीथ लेते हो, तो चेस्ट एक्सपैंड होगी। अब वो आपसे कहेंगे इनहेल, मतलब सांस अंदर खींचे, तो आप क्या करेंगे, तो आपकी चेस्ट एक्सपैंड हुई थोड़ी, तो आपकी 33 इंच उन्होंने मेजर करनी तो होनी चाहिए। जब आपको कहेंगे कि नॉर्मल, तो आप नॉर्मल खड़े हैं तो फिर आपकी 31.1 इंच होनी चाहिए। तो 2 दफ़ा आपकी चेस्ट मेजर की जाती है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें जी चेस्ट की ये मेजरमेंट के बाद, तो यहाँ पर कुछ सिलेबस एंड पैटर्न, ये मेन चीज़ें थी जो एलिजिबिलिटी इनिशियल क्राइटेरिया था, जो कि एक बेसिक चीज़ थी, वो मैंने बता दी। आपका सबसे पहला वर्बल इंटेलिजेंस का MCQs होते हैं और वो 84 MCQs होते हैं, 30 मिनट में करना होता है। ये आपको स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस तरह नज़र आएगा। यहाँ अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, आपको आता नहीं, आप कहते हैं मैं बाद में करना चाहता हूँ, तो वो क्वेश्चन इस बॉक्स के अंदर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं अनअटेम्प्टेड बॉक्स। फॉर एग्जांपल आपने इसका आंसर 7 लगा दिया, बट आफ्टर दैट आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं 7 नहीं 1 आंसर है, तो आप इस पर टिक करेंगे तो 1 हो जाएगा, 7 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप इसमें क्वेश्चन भी चेंज कर सकते हैं, मतलब ये है कि अपना ऑप्शन आंसर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ही आप यहाँ से नेक्स्ट वगैरह करेंगे, यहाँ से प्रीवियस करेंगे, और यहाँ से स्टॉप का बटन नहीं होता, ये इस तरह के अनअटेम्प्टेड बॉक्स को करने वाला होता है, वो हमने यहाँ क्लिक करना होता है। ये फिनिश है और ये स्टार्ट है, ये बटन इस तरह बने होते हैं, वो आपको ब्रीफ कर देंगे। तो अब ये है कि जब आपका टाइम ख़त्म होने से पहले कुछ आपने छोड़े होंगे तो इस इनबॉक्स से आपने बॉक्स से निकाल के उसको कर लेना है। यहाँ इस तरह आपकी चेयर्स पड़ी होती हैं और स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, ये आपका माउस पड़ा हुआ है, ये कीबोर्ड है, और ये ग्लास के अंदर जो है वो कंप्यूटर है। ज़्यादातर इस तरह होता है सेंटर में, किसी सेंटर के अंदर ओपन भी हो सकता है। तो आप जो है ना साथ साथ ही बैठते हैं, बट आपका जो टेस्ट है वो इस वाले बंदे से टेस्ट से जो उसका वर्बल नॉन वर्बल होगा वो सेम होगा, बट एकेडमिक डिफरेंट होगा। आपका इससे एकेडमिक डिफरेंट होगा, बट वर्बल नॉन वर्बल आप जो है ना वो सेम होता है। लेकिन वर्बल नॉन वर्बल में एक चीज़ फिर आ जाती है
टेस्ट सेम होता है बट नंबरिंग चेंज होती है, ठीक है। आपके जो 10 नंबर पे कोई सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल टाइम सीक्वेंस का, और उसका 10 नंबर पे हो सकता है कि वो ब्लड रिलेशनशिप का हो। तो इस वजह से आपने अगर किसी से कुछ पूछना भी है तो ये ना पूछिएगा कि तीसरे का बताएं और दूसरे का बताएं, ठीक है, बट वो नंबरिंग चेंज होती है। वर्बल इंटेलिजेंस 84 MCQ 30 मिनट में करने होते हैं, ऑलमोस्ट 21 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। नॉन वर्बल 64 MCQs होते हैं, 30 मिनट में करना होता है आपने। अब इसके बाद आपका एकेडमिक आ जाता है, 50 MCQs होते हैं, 30 मिनट में आपने करना होता है। इन तीनों को पास करने के लिए जो आपकी परसेंटेज है वो है 50%, यानी कि 50% इसके हैं, 50% ही इसके हैं और 50% ही इसके हैं। बट ये पासिंग परसेंटेज है। अगर मेरिट पे आना तो कम से कम मैं तो ये कहता होता हूँ 90% से अबव आपके होना चाहिए। अगर आपकी मैं सही मेरिट वाली परसेंटेज बताऊँ, क्योंकि देखिए ना कंपटीशन का एग्ज़ाम है, पास फेल का तो पीएमए में लेना देना नहीं है। पीएमए में लेना देना है कि आपके साथ वाले को आपने compete करना है। हो सकता है कि मेरिट टोटल मिला के 85 पे क्लोज हो गया हो और आपके 84.9 या आपके 84.9% मार्क्स हों, बट नो मैटर, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। बट हो सकता है कि एक MCQ जिसने आपसे ज़्यादा सही कर लिया हो, ये मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ, तो आपका जो है ना उससे कम हो। ये वैसे मैं एक छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट फिर जब ISSB में जाएगा वहाँ पर भी आपको कम करेगा। तो फिज़िकल आर्मी 3 तरह की डिमांड करती है, एक आपकी होती है फ़िज़िकल, एक होता है मेंटल और एक होता है एकेडमिकल। तीनों चीज़ों के अंदर आपको कम से कम एवरेज तो होना चाहिए, ज़्यादा बहुता शार्प भी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट, या बहुता स्लो भी नहीं होना चाहिए, लेज़ी, इंट्रोवर्ट, शाय, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। 3 चीज़ों में आपने एवरेज होना है। तो ये वाली चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अच्छा, ये जब आपका टेस्ट हो जाता है तो आता कहाँ से है वो मैं आपको बता देता हूँ। 84 MCQs है, 30 मिनट का टाइम है, 22 सेकंड है। हमारी क्लासेस के अंदर हम आपको वर्बल की ये तमाम कैटेगरीज कंप्लीट करवाएंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स। आप एक क्वेश्चन को 15 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे, वहाँ 21 सेकंड होते हैं। तो ये भी आपकी एज प्रॉब्लम, डायरेक्शन सेंस, परसेंटेज। अब ये सारे जो क्वेश्चन, ये कितनी कैटेगरी बन जाती हैं, टोटल हमारे पास 15 कैटेगरीज बन जाती हैं। और मैं आपको करवाऊंगा इन 15 कैटेगरीज़ को मिला के, अगर क्वेश्चन की मैं रेंज बताऊं तो 105 क्वेश्चंस बनते हैं। तो 105 क्वेश्चन में से मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके टोटल कितने होते हैं, 84 MCQs होते हैं। तो आपके 80 MCQs आउट ऑफ द 84 इस एक फ़ाइल में से आएंगे। इस एक फ़ाइल, ये जो 105 वाली फ़ाइल है, इस एक फ़ाइल के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, PDF नोट्स भी हैं, इसके मॉक टेस्ट भी हैं, लाइव लेक्चर्स भी हैं और डिस्कशन के लिए अलग ग्रुप भी हैं। तो ये 100% गारंटी है मेरी, ठीक है। वर्बल इंटेलिजेंस आपका इस तरह हो जाएगा और ये मैंने आपको बता दिया वर्बल इंटेलिजेंस के बारे में। एंड आफ्टर दैट आपका कुछ नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाता है और नॉन वर्बल शेप्स के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम आपको करवाएंगे। बहरहाल अगर हम बात करें तो उसको 28 सेकंड, वो वर्बल से थोड़े कम MCQs होते हैं, 64 MCQs होते हैं। और उसमें ये सारी सीरीज़ एनोलॉजी, अगर आपको मेथोडोलॉजी समझ आ जाए, क्लासिफिकेशन, चूज़ ओड वन आउट है, इस टू एस टू और कंपैरिजन है, मिसिंग पैटर्न है, पजल्स के तौर पर ट्रायंगल की रीजनिंग वगैरह है, वाटर एंड मिरर जो क्लॉक रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, शेप्स आती हैं, उनको किस तरह हम अगर वाटर में देखें, मिरर में देखें, और उसके अलावा क्लॉक, एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज जो उसकी डायरेक्शन होती है। मैथमेटिकल रीजनिंग भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और उसको पेयर बनाना होता है, ये हम करवा देंगे आपको। फिर अब हम बात करते हैं जी जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज के अंदर कुछ आपने अगर जनरल नॉलेज को करना है तो ये एकेडमिक का सबसे पहला पार्ट होता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना PMA में, वो जनरल नॉलेज के आते हैं, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा PMA इसका बता देता हूँ कि एकेडमिक किस किस जनरल सब्जेक्ट में से आता है। अगर हम PMA के एकेडमिक की बात करें तो सबसे पहले इसका जो पार्ट होता है ना एकेडमिक का, वो GK का होता है। GK में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेकंड नंबर पर आजकल जो अभी आ रहे हैं वो इंग्लिश के आ रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इंग्लिश के बाद हमारे पास आप यूँ कह लें कि जनरल साइंस के अभी डाल रहे हैं, GS से जनरल साइंस आप कह रहे हैं, या एबिलिटी भी डाल दें, जनरल साइंस एंड एबिलिटी डाल देते हैं। एंड सबसे इससे भी कम जो आते हैं वो हमारे पास मैथ आती है। अब मैथ चाहे आपने FA किया हुआ है, DA किया हुआ है, चाहे आपने FSC प्री मेडिकल की हुई है, मैथ आपको आनी चाहिए। ये बेसिक मैथ होती है जिसमें अलजेब्रा भी होता है और उसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल करना पड़ता है, डेरिवेटिव करने पड़ते हैं, और उसके अलावा ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होती हैं, 4-5 चीज़ें, फिक्टोरियल वगैरह, वो हम करवाएंगे। मैथ भी हम करवाते हैं। तो एक जनरल मैथ ही वैसे आप समझ लें, बट ये है कि ये फिर ट्रिग्नोमेट्री जनरल मैथ में नहीं आता, बट वो भी आते हैं, ज़्यादातर वही आते हैं। तो अब इस्लामिक स्टडी भी बीच में होता था, लेकिन आजकल इस्लामिक स्टडी नहीं आ रहा, ठीक है। इस्लामिक स्टडी बहुत
रेयर चांस है, 1% कोई एक आध MCQs हमें देखने को मिला है या किसी को 2 आए हैं, और GSA अब जनरल साइंस आ रहा है तो वो अब ऐड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका होता है। इसके अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई भी चीज़ नहीं होती, सब ये वाले होते हैं, GK, इंग्लिश, GSA और एकेडमिक, इन चारों को मिला के 50 जो है ना 50 MCQs उन्होंने बनाने होते हैं, ठीक है, ये वाली सारी। और इसको करने के लिए 30 मिनट का टाइम देते हैं वो। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो GK है। GK में से जो 50 MCQs हैं उसमें से GK सिर्फ GK 20 से 25 क्वेश्चन GK के ही आ जाते हैं। तो समझ रहे हैं आपको 50% तो GK बीच में ऐड किया गया। तो दैट्स वाई मैंने इसको जो है ना स्प्लिट कर दिया GK को। इसकी आउटलाइन आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, ये आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब GK को कवर करने के लिए सबसे पहले तो आपने हिस्ट्री करनी है 7-12 से लेकर जब मोहम्मद बिन कासिम एंटर होते हैं सिंध के अंदर, तो 2025 के अंदर, जिसके अंदर कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड आ जाता है, प्री पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान आ जाती है, पोस्ट पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान आ जाता है, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड आ जाता है, करंट अफेयर आ जाता है, इंटरनेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो आपने करने हैं। वो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और 100% गारंटी देंगे कि उन्हीं नोट्स में से आएगा। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं, हमने सारी हिस्ट्री कवर की हुई है। नेबर कंट्रीज़ और उन कंट्रीज़ के जो नेबर है, जैसे कि इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ इंडिया, विच कंट्री लाइज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, तो वो हम ऐसे करते होते हैं। करंट अफेयर जो आपके गवर्नर्स वगैरह हैं, जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें GB भी डाल लें, उसमें कश्मीर भी डाल लें, ये सारा कुछ पूछा जाता है। पंजाबी किस्से जो 4 है, जो हीर रांझा वगैरह है, सस्सी पुन्नू है, उससे एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। बुक्स एंड आथर जो है ना, दास कैपिटल किसने लिखी, ठीक है, ड्रीम ऑफ माई इंडिया, इस तरह का कोई नाम है, इस तरह की कुछ बुक्स आती हैं, कोई 30 बुक्स में से कोई एक उठाता है। इम्पोर्टेंट पास्ट एंड कनेक्शन जो है ना, वो खैबर पास जो है वो कहाँ पे है, किन को मिलाता है, ये वाला हमारे पास आते हैं। इसके अलावा मार्शल लॉ जो एडमिनिस्ट्रेटर 4 रहे हैं, उनकी डेट्स और किन्होंने इम्पोज़ किया। इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन जो है ना, वो वापडा से स्टैंड फॉर, ISI स्टैंड फॉर। इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो है, पानीपत की बैटल जो 3 हुई थी उसके बारे में पूछा जाता है, और डिफरेंट जो बैटल्स हैं। फेमस जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में, उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ जो है, या उनका कोई फेमस वर्क, जैसे शाह वलीउल्लाह, अल्लामा इकबाल हो गया, और उसके अलावा शेख अहमद शरहिंदी हो गए, तो ये इनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। और एंड आफ्टर दैट हमारे पास इंपॉर्टेंट जो फोर्ट्स होते हैं, जो किले होते हैं, बालातास फोर्ट किसने बनाया, और इस तरह हमारे पास नारानी फोर्ट वगैरह कहाँ पर है। डेजर्ट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो 4-5 थल है, थर है, कहाँ पे है, कौन कौन सी उसकी बाउंड्री लगती है। फर्स्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पाकिस्तान का जो, जैसे रेलवे स्टेशन कौन सा है, टनल कौन सी है, लेक कौन सी है, आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, नेचुरल लेक कौन सी है हमारे पास, रोड कौन सा है, ये शेर शाह सूरी ने कौन सा रोड बनाया, ये वाले। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनके बारे में, UNO वगैरह है, वो कब बनी, उसके सेक्रेटरी का नाम आ जाता है, और पाकिस्तान ने उसको कब ज्वाइन किया, ये सारा हमारे पास जो है ना वो आ जाते हैं। एंड जैसे RCD, RCO का नेम चेंज हुआ। इंपॉर्टेंट जो डैम्स हैं हमारे पास वो कौन सा है, जैसे कि हमारे पास काला बाग डैम है, वो कब बना, और उसके अलावा काफ़ी जो है ना वो डैम्स हैं, उन कहाँ पे हैं, कौन से रिवर पे हैं, कब बने हैं, ये सारे आपको जो है ना वो आने चाहिए। उसके अलावा जो रिवर्स हैं ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट है एशिया का, जैसे यंगतीज़ है, नील रिवर जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लंबा दरिया, और इसी तरह ये हर कॉन्टिनेंट के जो है ना रिवर आपने बताने हैं। फेमस लेक्स जो है, जिसमें हमारे पास आर्टिफिशियल आ जाती हैं, नेचुरल आ जाती हैं, सबसे बड़ी आ जाती है, और सबसे ज़्यादा किस कंट्री के अंदर है, वो वाली। इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स, जो कंट्रीज़ होते हैं उनके कैपिटल्स और करेंसीज के बारे में पूछा जाता है। ये सारी एक आउटलाइन है, ये एक ब्रेकआउट है, जिसके अंदर आपने इन तमाम चीज़ों को कवर करना है। बट अगर आप खुद से इसको कहीं से फाइंड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा करना पड़ेगा। बट हम इसको बड़े प्रीसाइज वे में सिर्फ PMA को हिट करते हैं, और जो आज तक आ चुका है 5 साल में, वो सारा हमने एक अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं इस चीज़ के। तो वो अगर आप क्लासेस लेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे। इस्लामिक स्टडी का पहले मैंने ये बनाया हुआ था, अगर आपको कोई आता है इस्लामिक स्टडी का तो वो इसी में से ही आएगा। एंड इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो होली प्रॉफिट है, टाइटल्स हैं, प्रोफेशन है, फैमिली है, और गज़वात, कैलिफेट, साइंस सीता, जो 6 बुक्स हैं उनके ऑथर्स हैं, जो होली बुक्स हैं उनके हमारे पास किन पे इल्हाम की गई, और एंजल्स हैं, फरिश्ते, उनकी ड्यूटीज़ हैं, इस्लामिक मंथ उनकी तरतीब है, फ़र्स्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है, फ़लाँ मंथ के बाद कौन सा जो है वो मंथ आता है। एंड जो नमाज़ें हैं, जैसे कि नमाज इस्तिस्का कब पढ़ी जाती है, सूरज ग्रहण के वक़्त, और उसके अलावा हमारे पास चाँद के ग्रहण के वक़्त, बारिश के वक़्त। एंड अल कुरान, कुरान में सबसे लंबी सूरत कौन सी है, छोटी सूरत कौन सी है,
कौन सी सूरत के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना वो बात की गई है दीनी मामलात के ऊपर, दुनियावी मामलात के ऊपर, सदका वगैरह, इस तरह के कभी कभी डिफ़िकल्ट भी आ जाते थे। एंड मुस्लिम लॉ के अंदर हमारे पास फैमिली जैसे मुस्लिम लॉ ऑर्डिनेंस हैं, उसमें से कभी कभी कोई सेक्शन पूछ लेता है, तो कभी कुछ भी पूछ सकता है, बट इन ब्रेकआउट से बाहर नहीं जाता। ठीक है, यही हमारे पास एंड वाला सिलेबस है। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। PMA में अगर जो इंग्लिश का पार्ट है वो कौन सा आता है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपने समझनी है जो मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है ना वो इसमें सिनोनियम एंटोनियम्स होते हैं, प्रेपोजिशंस होती हैं, और उसमें बस ये 2 चीज़ें होती हैं। अब देखें उसके अलावा टेंसेस भी आ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ जाता है, कंडीशनल सेंसेस 0, 1st, 2nd, 3rd, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब्स, अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी एक आधा है, नरेशन जिसको कहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये 2 चीज़ें, ये वाले फर्स्ट और सेकंड। बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई रूल नहीं है। जो मेन इसमें इशू है ना, जैसे आपको T और टू एक प्रेपोजिशन पढ़ाई जाती है, आपको कहते हैं से इसका मीनिंग है, कनेक्शन के लिए इसका मीनिंग है, तो ये वाला, ये इस तरह नहीं होते। ये मतलब आप हमारा कल्चर किस तरह पढ़ाया गया, बट ये होता ऐसा नहीं है। सिनोनिम एंटोनिम्स आपको कोई बंदा दुनिया का नहीं करवा सकता, कोई भी, इंक्लूडिंग मी। क्यों? क्योंकि ये आपकी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है, और आपकी वोकैबुलरी आपकी रीडिंग हैबिट पे डिपेंड करती है कि आपकी रीडिंग कैसी है, आप कितने डेली नए वर्ड्स पढ़ते हैं, आप क्या डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है, क्या आप टेक्नोलॉजी के नए नए वर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो सिनोनिम एंटोनिम्स वो होता है। अब सिनोनिम एंटोनिम्स अगर आर्मी की बात करें तो इसमें पता ही कौन से आपने वर्ड यूज़ करना है। इसमें आपने वो वर्ड जैसे कि जालम के जितने भी इंग्लिश के वर्ड है, जैसे टायरेंट है, ओप्रेसर है, बड़ी दफ़ा रिपीट हुआ है सिनोनिम एंटोनिम्स के अंदर। एंटोनिम ऑफ द टायरेंट और एंटोनिम ऑफ द ओप्रेसर, जितने भी नेगेटिव ज़्यादातर वॉर और ब्लड के रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो आपने लाजमी याद करने हैं। ठीक है, तो इसी तरह के सिनोनिम एंटोनिम्स इसमें ज़्यादा आते हैं PMA में, जिसमें टायरेंट आपको मैंने बता दिया, ओप्रेसर मैंने बता दिया, वाइल्ड बता दिया। वाइल्ड जैसे जंगली, देखें अब उसका एंटोनिम वो क्या है, वो टेम है, पालतू, जो घरेलू, ये वाला डोमेस्टिकेटेड जिसको कहते हैं। अब ये 3 हर दफ़ा तकरीबन रिपीट होते हैं। तो इसमें काफ़ी ऐसे मैंने देखे जो जैसे क्रूल आया हुआ था, फो आया था, दुश्मन, क्रूल भी आपको, ब्रूटल भी आया हुआ था। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ड्स को, ब्लड को, तो वो आपने याद करने हैं। एंड जो हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं, तो प्रेपोजिशंस के अंदर आपको कोई रूल वगैरह नहीं होता, ये आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन याद करनी होती है। एक प्रेपोजिशन बड़ी दफ़ा आई हुई है, मैं अगर आपको, वो आई हुई है जी अफ्रेड ऑफ। ठीक है, ये दफ़ा बड़ी ऑफ अफ्रेड के साथ आता है। तो ये वाला हमारे पास क्या है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं इसलिए 2 आपको फ़ाइल दूंगा, सिनोनिम एंटोनिम्स की और प्रेपोजिशंस की। उन 2 फाइल में से सारा कुछ आता है, क्योंकि वो हमने स्पेशल इसी चीज़ के बारे में बनाई हुई है। तो बार बार रिपीट करते हैं, कोई इतना चेंज नहीं होता। बाकी कुछ चीज़ें ये ऐड होती हैं, वो हम क्लास में पढ़ा देते हैं जी, इनके रूल्स क्या हैं। हम क्लास के अंदर टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंडीशनल सेंटेंस, एक्टिव, पैसिव, करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब, ये जो सारे हैं ना, ये हम पढ़ाते हैं अपनी क्लास के अंदर, ताकि आप स्टूडेंट्स को ये थोड़ा रिवाइज हो जाए। बट हम पढ़ाते हैं PMA के अकॉर्डिंग, ताकि आपको PMA डायरेक्टली हिट करें आप PMA को। एंड आफ्टर दैट आपका मैथ का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। मैथ का सिलेबस ध्यान से देखिएगा, जिसमें आप चाहे FA वाले हैं तो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहे FA किया हुआ है ना, चाहे आपने FSC मेडिकल की हुई है, आपने DA का डिप्लोमा किया हुआ है, आपने ICOM किया हुआ है, आपने O लेवल या A लेवल जो मर्ज़ी किया हुआ है, आपने FSC, चले प्री इंजीनियरिंग वाले इसको कर लेंगे, बट बाकी तो क्यों को करना पड़ेगा। मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता होता हूँ कि मैं ये लेक्चर पढ़ाता हूँ सारों को, मेडिकल वालों को भी और सारों को मैं पढ़ाता हूँ। अब इसमें आता क्या है, इसमें परसेंटेज वो मैं शॉर्ट ट्रिक्स करवा देता हूँ, डेरिवेटिव आपको बताया, इंटीग्रेशन वो आप FSC वालों को ही आता है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन ज़्यादातर अब आ रहे हैं, एवरेज भी पूछी जाती है, प्रोपोर्शनल का भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी देखा गया है, फिक्टोरियल, ज्योमेट्रिकल शेप भी अक्सर पूछी जाती है, क्योंकि ये एक जनरल चीज़ है, परम्यूटेशन वाला है, इक्वेशंस वाला है, रैशनल इरेशनल, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। आप चाहे FSC में आप नहीं पढ़ा, लेकिन बट मैट्रिक में आपने 8 क्लास में तो ये पढ़ा है। लोगारिथम वो भी आता है, आयोटा आता है, बेसिक फॉर्मूलाज आता है। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ये इस तरह के आते हैं कि इसमें आपको करने के लिए, इन तमाम क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आपको किसी भी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होती, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कोई शेप वो कह देता है, मतलब अब देखें ये एक शेप उसने ड्रॉ कर दी और उसने पूछा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट शेप, तो वह हेक्सागोन है। क्यों? क्योंकि उसके 6 साइड्स हैं।
तो आपसे इस तरह पूछ लेता है, वो आपको किसी भी एंगल का नाम पूछ सकता है। तो ये एक्यूट एंगल जो है ना, वो ऑब्ट्यूज एंगल वो कितना होता है, तो वो ज्योमेट्रिकल में आ जाता है। तो ये जी आपका मैथ का सिलेबस है। एंड आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। जब हम आपका टेस्ट हो गया है, सेम डे आपका मेडिकल डे हो जाता है, ठीक है, ये सेम डे हो जाता है। मेडिकल में क्या चेक करते हैं, मैंने एक स्लाइड में सारा कुछ ऐड कर दिया है ताकि कोई लंबा नाम मैं बताऊं। जैसे ये फुल बैरी वगैरह विंगल हो तो ये आपका चेक किया जाता है। चेस्ट के अंदर अगर इस तरह अंदर की तरफ है चेस्ट तो रिजेक्ट है, चेस्ट बाहर की तरफ निकली हुई है तो रिजेक्ट है, एक तरफ चेस्ट बड़ी है एक तरफ छोटी है तो रिजेक्ट है। तो आपको बात समझ आ रही है, नॉर्मल चीज़ आपकी होनी चाहिए। नाखून आपके ये जो नेल हैं सिंड्रोम वगैरह येलो हैं, टूटे हुए हैं, ख़राब हैं तो रिजेक्ट है। आगे बढ़े हुए हैं या कुछ और थोड़ा बहुत ऊपर वो वाइट लगा हुआ है तो उसका कोई मसला नहीं होता। ये नेज़ल सेप्टम होती है जिसको नाक की हड्डी का भी कहा जाता है। अब नाक की हड्डी में ये है कि अगर ये एक तरफ है, ठीक है, या ये ऊपर से, जैसे मैं अपने नाक की या यहाँ पर जैसे नाक है ये ऊपर की तरफ निकली हो, मेरी बिल्कुल ठीक है, मैं मतलब फिट था मेडिकली, तो ये मेरी अगर हड्डी बाहर की तरफ निकली हो, यहाँ से अक्सर निकली होती है तो वो रिजेक्ट है, मतलब रिजेक्ट नहीं ऑपरेशन का कहते हैं। और अगर आपकी वो नीचे की तरफ हो हड्डी तो वो फिर भी वो एक ऑपरेट ही हो सकता है, या एक साइड पे हो या इस साइड पे हो तो इस तरह भी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास चेक किया जाता है एंड इसको हम कहते हैं कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीएमए में इस चीज़ को बड़ा गौर से देखा जाता है। इसमें ये होता है कि आपकी अगर आप इस तरह बाजू करते हैं अपने तो आपका ये जो बाजू है ये सीधा होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसकी जो, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो ये जो मेरा बाजू शायद आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, तो ये बाजू जो है ना मेरा वो बिल्कुल सीधा है। ये देखें ना, हड्डी बाहर नहीं निकली हुई, यहाँ से कोई मेरी हड्डी इस तरह बाहर नहीं निकली हुई। आप इस तरह भी देख लें, ठीक है, इस तरह भी ये वाला। तो अगर तो आप ये इस तरह भी करवाते होते, अगर हड्डी बाहर निकल आती है तो दैट्स मीन आपका एंगल जो है वो टेढ़ा है। तो इसलिए ये आपका एंगल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। फिंगर्स ऐसे करके आपकी बिल्कुल काम करनी चाहिए। यहाँ पर कोई कट वगैरह का मार्क आपका नहीं होना चाहिए किसी किस्म का। बाय बर्थ अगर कोई चीज़ लगी हुई है तो दैट्स मीन कोई मसला नहीं। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया तो कुछ स्क्रैच लगी थी उसका कोई मसला नहीं है। बट ये आपका एंगल जो है उसका बड़ा इशू बनता है अगर आपका टेढ़ा है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्लैट फीट की, अगर आप पाँव ज़मीन पर रखते हैं और आपका पूरा पाँव ही ज़मीन पर लग जाता है, या आप कहीं पानी या किसी कलर में भिगो के उसको दोबारा किसी ज़मीन पे लगाते हैं तो वो आपका इस तरह फ्लैट आता है तो रिजेक्ट है ये वाला। एंड ये सिलेक्ट है क्योंकि आपके पाँव के दरमियान थोड़ा खला होना चाहिए नीचे से। एंड नी नोकिंग बड़े स्टूडेंट्स का इशू होता है। नी नोकिंग आपको खड़े खड़े भी चेक करवा सकते हैं, कर सकते हैं, या आपको बैठ के भी चेक कर सकते हैं। दोनों वैसे तरीके, वो बैठ के कहते हैं पाँव अपने लंबे कर दें, सीधे कर दें, तो ऐसे साथ में मिला लें जैसे आप कभी कभी एक्सरसाइज में भी देखते हैं। तो वो इस तरह करके उस तरह भी चेक कर सकते हैं। अगर तो घुटने आपस में मिल जाएँ, देखिए आपने पाँव मिलाए अपने आपस में, खड़े हो गए, ठीक है, पाँव मिला के खड़े हो गए और आपके घुटने आपस में यहाँ तक जुड़ गए तो इसको कहते हैं नी का नोक होना, जो कि आपका रिजेक्टेड है। और अगर उसमें खला आ गया, ये देखिए इसने पाँव साथ नहीं मिलाए हुए, दैट इज़ रॉन्ग। पाँव साथ मिलाने के बाद खला आ गया है और ऐसा खला आया कि इसमें से ये हाथ आपका गुजर रहा है इस तरह वर्टिकली, तो आप फिट हैं। ये वाला नी नोकिंग खुद चेक कर लें। बहरहाल हम एक दिन रखते होते हैं तो स्टूडेंट्स इधर आके अपने मेडिकल चेकअप करवाते हैं। एक बात मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, वो होती है आई साइट की। आई साइट ये होती है कि आपको वहाँ पर एक आंख पे हाथ रख के एक लगा होता है चार्ट वहाँ पर आई का, तो आपको स्पेल पूछे जाते हैं कि क्या आपको ये स्पेल नज़र आ रहा है। अगर तो वो नज़र आ रहा हो तो दैट्स मीन मतलब आपका फोकस पॉइंट, मैं तो उसको फोकस पॉइंट कहता हूँ। एक आंख पे हाथ रख के दूसरे पे तो वो फोकस पॉइंट होता है। अगर आपको ब्लरी सा नज़र नहीं आ रहा और आप बता रहे हैं तो दैट्स मीन आपकी आई साइट है। तो 6/6 आपकी आई साइट होनी चाहिए। अच्छा, 6/6 से मुराद है कि ये विद ग्लासेस भी है और विदाउट ग्लासेस भी है। आप ग्लासेस के साथ भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। आपको ग्लासेस भी लगी हुई हैं तो कोई इशू नहीं है इतना, ठीक है। बट आई थिंक सो, जितना मेरा आइडिया है 2.0 या 2.5 से ज़्यादा बिलो नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस भी चेक की जाती है जिसके अंदर एक बॉक्स सा बना होता है, थोड़े से डॉट्स लगे होते हैं, उन डॉट्स के अंदर कुछ कलरफुल डॉट्स होते हैं जिनके अंदर कोई अल्फ़ाबेट लिखा हो सकता है या फिर आप यूँ कह लें कि कोई डिजिट लिखा हुआ आ सकता है। तो कलर ब्लाइंडनेस इस तरह चेक हो जाती है। ये आपका कोई सरसरी सा जो है ना वो चेक करते हैं। और कुछ प्राइवेट पार्ट्स आपके चेक किए जाते हैं और आपको वो कहते हैं जी, जब ये सारा कुछ चेक कर लेते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप एक ना दूसरे रूम में चले जाएं। वहाँ पर रूम में आप जाते हैं तो वो इस तरह होता है कि आपको ना 2 लाइन में, ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो 2 लाइन के अंदर खड़ा कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन इस तरह बनी होती है, स्टूडेंट्स इस तरह मुँह करके खड़े हैं। दूसरी लाइन ऐसे है कि वो इस तरफ मुँह करके खड़े हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट जो है ना वो फेस।
तो यहाँ से वो कहते हैं जी एक मेंबर आएगा आपको आर्मी का जो डॉक्टर है वो चेक करने के लिए, उन्होंने ग्लव पहने होंगे, आपको वो कहेंगे कि सारी आंखें बंद कर लें, और आंखें बंद करने के बाद उसने कपड़े वगैरह रिमूव नहीं करने, बट वैसे खड़े हो जाना है। जैसे आप खड़े होंगे तो आपको आके यहाँ पर ना ऐसे टच करेगा, छोटा थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे बॉडी पे थोड़ा सा टच करेगा। तो टच का मतलब ये है कि नाउ रिमूव योर पैंट्स और ट्राउज़र, या जो आपने शलवार पहनी हुई है तो आपने थोड़ी सी नीचे कर दी। रिमूव से बना दिया नहीं कि वो आपने उतारी और चलो अभी शोल्डर पे रख लिया, ऐसे नहीं है। मतलब आपने वो थोड़ी सी उतारनी है एंड दे विल चेक योर टेस्टिस या टेस्टिकल जिसको कहते हैं, मतलब वो आपके वो चेक करेंगे। और उसके बाद ये अब प्रोसेस होता है आई थिंक सो कोई 5 to 8 सेकेंड आप कह लें, बस इतना सा प्रोसेस होता है। और उसके बाद फिर वो आपको हाथ लगाएंगे तो इस मीन कि डन हो गया, अब आप ऊपर कर लें। तो 7-8 सेकंड में वो चेक करते हैं, एक प्रोसेस होता है, बस ये वाला चेक होता है। बाकी मिथ्स हैं कि वो ऐसे करेंगे कि रिमूव कर दें, ये कर दें, वो देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो बस ऐसे चेक करते जाएंगे, सारों की आंखें बंद होंगी, किसी ने आंख नहीं खोलनी, बस पता भी नहीं चलेगा। ऐसे हाथ लगाए, थोड़ा सा आपने रिमूव करना है, वो थोड़ा सा चेक करेंगे, देखेंगे खुद ही, आपको फील भी नहीं हुआ होगा कि मेरा कुछ टेस्ट भी हो रहा है, वो बस ऐसे देखेंगे। और उसके बाद अगर कोई इशू होता है तो फिर वो आपको रेफ़र फॉर्म दे देते हैं और कहते हैं जी CMH में चले जाएं। अब फिज़िकल टेस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ़िज़िकल टेस्ट बड़ा हार्ड कर दिया गया है। एक मेरे ख्याल से एक इनिशियल पॉइंट पे एक लड़का जो कि फ़िटनेस के हवाले से इतना ज़्यादा अपने ऊपर जोर नहीं देता, तो उसको यहाँ से बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है कि वो यहाँ पर जो है ना वो फेल कर दिया जाए। कैसे? ये होती है आपकी पुलअप्स, और ये 10 कर दी गई है। पहले थी 3 और स्टार्ट से 3 भी नहीं होती थी। जिस बच्चे का वेट ज़्यादा उससे तो होती ही नहीं है। और जिसने थोड़ी सी गलत की, पुलअप्स का पता मतलब क्या होता है, आपने ये जो हाथ पकड़ने अपनी तरफ आपके हाथ होने चाहिए, दैट्स मीन पुलअप्स। एक होता है ये वाला, यहाँ से इजीली कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर ये लगा हुआ एक पोल, आप इस तरह पकड़े, मतलब आपकी तरह इस तरह, तो इसको हम क्या कहते हैं, चिन अप्स कहते हैं। ये इजीली लग जाती है। बट ये वाला जो है ना, इस तरह का पार्ट, इस तरह का, ये अपनी तरफ ही अपने हाथ, तो वो थोड़ा सा एंगल का बड़ा इशू बनता है। तो ये आपको हम करवाएंगे यहाँ फिज़िकल ला के, ताकि बार बार आपको ये बता। और ये देख लेना इसमें ये कितना खला है इस हाथ से और दूसरे हाथ में, ठीक है, बिल्कुल साथ भी नहीं, थोड़ा सा इस तरह। तो दैट्स मीन आपको अगर ज़्यादा खला होगा तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। जितना आप थोड़ा कम अपने पास रखेंगे इसको पकड़ के, उतनी कम ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि चीज़ें जुड़ रही हैं। बट वो खला रखते हैं। अब 10 लगानी है, जिसने 10 लगाई हैं वो पास है, जिसने 3 लगाई हैं वो भी पास है, बट जिसने 2 लगाई हैं वो फेल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 आपको तो लाजमी लगानी पड़ेगी। 3 लगाई तो 3 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 10। कितने मार्क्स मिलेंगे? 3। जितनी है उतने मार्क्स है, 10 मार्क्स हैं, जितनी लगाएंगे उतने मार्क्स मिलेंगे। बट अगर 3 से कम लगाई फेल है। पुलअप्स के बाद ये पुशअप्स हैं, 45 लगानी है जी आपने। पहले वो 15 होती थी, पता नहीं 20 होती थी, ठीक है, कभी 15 कभी 20। 45 में आप में से अगर 20 आपने लगा ली हैं तो पास हैं, 19 लगा ली हैं तो फेल है। ठीक है, 20 वाला पास है, और 20 से अबव वाला फिर जितने आएंगे इसके भी 10 मार्क्स, इसके भी मतलब 45 मार्क्स ही हैं। जितने आप लगाएंगे, आपने 40 लगाई हैं तो 40 मार्क्स आ जाएंगे। बट अगर आपने 20 लेस देन द 20 फेल है। ठीक है, 20 से कम वाला फेल है, आपको बता रहा हूँ। एंड उसके बाद क्रंचेज आ जाती हैं। 45 लगानी है जी, इसका 3 से 4-5 मिनट होते हैं, वैसे ये 23 लिखा गया। इसमें ना यहाँ पर आपको एक पोल सा लगाया होता है, जहाँ पर आप अपने पाँव वगैरह उसके अंदर जो है ना वो आप स्टक कर सकते हो, ताकि ऐसे अगर लगाएंगे तो कोई 8-10 मिनट के बाद जो है ना, 8-10 लगाने के बाद आपके पाँव स्टेबल नहीं रहते, वो या ऊपर उठने लग जाते हैं, या वो साइड पे होने लग जाते हैं, या वो एक अपनी जगह से हट जाते हैं। बट यहाँ पर आपको क्या दी जाती है, एक हुक सी दी जाएगी, ताकि आप उसको अपने पाँव उसके साथ जो है ना वो एक अटैच कर सकें। तो ये कोई इशू नहीं है। एंड आपकी ये 45 है, 45 में 20 वाला पास है, 20 से कम वाला फेल है यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है ये यहाँ पर अब गम कर दिया गया। यहाँ पर बड़ा इशू है, ये फॉरेस्ट गंप है, एंड दिस इज़ माय फेवरेट मूवी। आपने अगर कभी लाइफ में मोटिवेशन लेनी हो तो ये मूवी सबसे बेस्ट है। और इसमें आर्मी का भी पार्ट वैसे आता है और रनिंग भी आती है। इसमें कहीं ना कहीं बड़ा कुछ PMA या मिलिट्री के अकॉर्डिंग या लाइफ में अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो ये सबक, दैट्स वाई मैंने इसको ऐड किया है। इसमें 1.6 किलोमीटर होता है 8 मिनट के अंदर। ठीक है, अब 1.6 किलोमीटर होता है 8 मिनट के अंदर, तो दैट्स मीन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा 6 मिनट में इसको कर लेता है, अगर कोई कैंडिडेट इसको 6 मिनट में कर लेता है, तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ द 10। बट अगर आप इसको 6 मिनट में नहीं करते, आप इसको करते हैं 8 मिनट में, फिर आपको 3 पॉइंट मिलेंगे आउट ऑफ द 10 मार्क्स, और आप पास हैं।
और अगर आप 8 मिनट से 1 सेकंड में ऊपर चले जाते हैं फिर आपको फेल कर दिया जाता है। एंड जैसे पहले ये था 7 मिनट में जो करता था उसको पूरे मार्क्स मिलते थे, अब 6 मिनट में आपने 1 मील करना है और वैसे वो 1 मील से भी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है जब आप जाते हैं ना रनिंग करने, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टेमिना वैसे भी, मैं तो ये कहता होता हूँ 5 मिनट और 30 सेकंड तक आपका स्टेमिना होना चाहिए, ठीक है। 5 मिनट एंड 30 सेकंड आपका स्टेमिना हो 1 मील करने का, तो आप इसमें पूरे पॉइंट ले सकते हो। ये मेरी बात लिख लें सारे, और इसकी प्रैक्टिस है अभी से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि पीएमए आएगा मैं अब तैयारी करूँगा, मैं अप्लाई करूँगा ना, जब मेरी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी टेस्ट देने जाऊँगा फिर मुझे 5-7 दिन मिलेंगे फिर मैं करूँगा, नहीं, कभी भी नहीं। इसकी 1 डे आज से, जैसे मैंने वीडियो अपलोड की आज से आपकी ये फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक डिच क्रॉसिंग मैंने ऐड नहीं की। डिच क्रॉसिंग होती है आपकी, वो क्या होती है डिच क्रॉसिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये एक डिच सी बनी होती है इतनी, और ये 7 फीट एंड 4 इंच जो है ना इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में होती है। आपने इधर से भागते आना है, यहाँ से आपने जंप करना है और जंप करके आपने यहाँ तक आ जाना है। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। 1 नंबर इसका होता है। कर ली तो पास, ना किए तो फेल। ये मैंने अभी तक इसमें कोई रिजेक्ट होता नहीं देखा। तो 7 फीट को देख के इतना आपने घबराना नहीं है। तो ये सबसे ईजी है, इतनी ईजी है कि मैंने इसको यहाँ पर ऐड भी नहीं किया, ठीक है, बट क्योंकि बताना ज़रूरी था। अच्छा, ये हमारा आपका हो गया फिज़िकल। मैंने तरतीब आपको क्या बताई थी कि जिस दिन आपके ये टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे इनिशियल, उसी दिन आपका क्या होगा मेडिकल, एंड आफ्टर द मेडिकल 4-5-6 दिन बाद क्या होगा फिज़िकल हो गया, पास हो गए। फिज़िकल के 4-5-6-7-8-10 दिन जैसे उन्होंने दे आपका इंटरव्यू होगा। बट इंटरव्यू से पहले आपकी ऐसे राइटिंग होगी। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ पर आपकी ऐसे राइटिंग होगी। अब ऐसे राइटिंग के अंदर क्या होता है, आपको 2 ऐसे दिए जाते हैं। 2 ऐसे में क्या होता है, एक होता है उर्दू का, मतलब आपको एक ब्लैंक पेज दिया जाएगा, इसमें लाइन नहीं लगी होंगी, ब्लैंक पेज, इट्स फोटोकॉपी पेज जैसे ये लिखा हुआ है। अब इसमें एक साइड पे तो आपने फॉर एग्जांपल ये इसकी 1 साइड है, एक साइड है, ठीक है, ये अदर साइड है, दूसरी साइड है पेज की, मतलब एक पेज होता है और उस पर उर्दू का आपने एक टॉपिक दिया जाता है। वो 10 से 12 लाइन के अंदर मैक्सिमम आप लिख दें। तो इसको वैसे ऐसे राइटिंग उन्होंने कहा हुआ, बट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ ये ऐसे राइटिंग नहीं है, पैराग्राफ राइटिंग है। उर्दू का आपसे दे सकता है कि नौजवानों में नशे का बढ़ता हुआ रुझान इस दफ़ा काफ़ी दफ़ा आया है, तो नशे के बारे में पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है मेरा ख़ानदान, इस पे आप जो है ना वो ऐसे लिख दें, ठीक है। अब ये ऐसे आपका हो गया, एंड आफ्टर दैट आपको कोई ये टाइम दिया जाता है, ज़्यादातर 5 मिनट का टाइम देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, कभी कभी वो दे के भूल जाते हैं। वैसे बच्चों को चेक करने के लिए 40-40 मिनट तक लोग लिखते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना, बस इतना सा लाइन लिखनी है, चाहे वो आपको जितना भी टाइम दे। ज़्यादातर मतलब प्रॉपर लाइन यही है। पता है किस वजह से, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि टोटल मार्क्स ही 20 है ना दोनों के, 10 मार्क्स इसके हैं, 10 इसके हैं, तो इसलिए बस इतने ही काफ़ी हैं। टोटल मार्क्स हैं। आपको इंग्लिश का आता है, इंग्लिश का आपको टेररिज्म के ऊपर आ जाता है, इंग्लिश का आपको आ जाता है को एजुकेशन के ऊपर आ जाता है, इंग्लिश का आपको CPAC के ऊपर आ जाता है, इंग्लिश का आपको किसी भी चीज़ के बारे में आ सकता है, कोई भी चीज़ है तो वो आप, वैसे हम 150 जो है ना वैसे देते हैं स्टूडेंट्स को, उसी में से ही आता है आपका। अच्छा, टोटल आपका टाइम 10 मिनट होता है, 5 मिनट इसका, 5 मिनट इसका। ये उर्दू में लिखना है, ये इंग्लिश में लिखना है, और उसके बाद ये टोटल मार्क्स आपके 20 होते हैं। पासिंग मार्क्स 12 होते हैं, 6 मार्क्स इसमें से, 6 मार्क्स मिनिमम इसमें से जो लेगा वो पास हो जाएगा। ऐसे जब आप लिख लेते हैं ना, ऐसे के अंदर ये इंटरव्यू वाले दिन होता है और बिफोर द इंटरव्यू होता है, इसके बाद आपका जो है ना वो इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर ना 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे जो है ना, ऐसे ये आपका इनिशियल के अंदर जो ऐसे, इट्स जस्ट आ फोटोकॉपी, या आप यूँ कह लें इनिशियल स्टेप फॉर द ISSB के अंदर लॉन्ग ऐसे आता है। ये उसका आप यहाँ कह लें कि एक रिफ्लेक्शन है कि आपको एक चीज़ पहले से उन्होंने वॉर्न कर दिया कि ऐसे करके आना, बट यहाँ ऐसे का कोई इतना रोल नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है वो आपसे ऐसे एक ऐसा पूछ लें जिसमें वो आ जाता है कि माई हॉबी, वो आपसे ऐसे आ गया, माई एम्स, द मोस्ट रिग्रेटफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, या आप कुछ द फियर्स ऑफ लाइफ, आपके डर क्या है, इस तरह का कोई ऐसे आ जाता है, कोई डिबेटेबल ऐसे आ जाता है। वो आपसे इंटरव्यू में उससे फिर क्वेश्चन कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो आपसे हॉबी के बारे में उसने पूछा,
व्हाट यू डू इन योर लेजर टाइम, आप अपने फारिग वक्त में क्या करते हैं। आपने फॉर्म पे लिखा कि मैं जो है ना क्रिकेट खेलता हूँ, बट यहाँ पर आपने लिख दिया जी मैं बाज़ार चला जाता हूँ, मैं दोस्तों के साथ घूमता हूँ। तो वो आपसे फिर पूछेगा व्हाट आर योर हॉबीज़, तो आप हॉबी क्रिकेट बता रहे हैं, तो वो आपसे कहेगा आप तो अपने फारिग वक्त में ये करते हैं, तो हॉबी को कब टाइम देते हैं। तो कुछ जो है ना वो आपसे पूछ सकता है, कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। तो इंटरव्यूअर आपसे ऐसे में से भी पूछ सकता है, बट इंटरव्यूअर आपसे जो इंटरव्यू का फॉर्म होता है ना उससे ज़्यादा क्वेश्चन करता है, क्योंकि इंटरव्यू का जो फॉर्म है ना वो आपके आने से पहले आप वहाँ बैठे होते हैं। ये दैट्स मीन आपके डॉक्यूमेंट्स इस चीज़ को रियलाइज़ करवाते हैं कि आपकी प्रेजेंस है ऑलरेडी वहाँ पर। तो इंटरव्यू का जो फॉर्म होता है ना जी, जो आप उनको फिल करके उनके हैंड ओवर करते हैं, वही मेन चीज़ होती है। उसी में से 90% क्वेश्चन आता है उस चीज़ से। वो हम फॉर्म आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये हमारे पास हो गया। एंड अब जब आपका ऐसे वगैरह हो गया है और उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। तो हम इंटरव्यू के ऊपर आ जाते हैं जी। इंटरव्यू के अंदर आपका क्या होता है, इंटरव्यू का एवरेज टाइम क्या होता है, इंटरव्यू की जो मीडियम है, जो सोर्स है इंटरव्यू का, लैंग्वेज है, वो कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम कुछ नंबर्स के अंदर इंटरव्यू को डिवाइड कर लेते हैं। आपके कुछ नंबर्स होते हैं। अब देखें, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, आपके जो नंबर्स हैं वो आउटलुक के मैटर करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी आउटलुक है। फॉर एग्जांपल आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, आप मॉल के अंदर बैठे हुए हैं, आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, कोई भी पर्सन आया है तो आप उसको किस तरह जज करते हैं। सबसे पहले यकीन माने, मतलब यकीन क्या माने, है ही रियलिटी। पुलिस वाला है, यूनिफॉर्म में आया, आपको पता चल गया यूनिफॉर्म वाला है, पुलिस में है, वो तो एक प्रोफेशनल लाइफ होगी, उसको साइड पे कर दें। वैसे एक पर्सन जा रहा है, उसके अटे हुए बाल हैं, उसका शू टूटा हुआ है और उसके जो है ना आप कपड़े भी कह लें मैले हैं, तो आपको लगेगा कि इट्स जस्ट लाइक अ स्वीपर, बैगर, आप कुछ भी आप कह सकते हैं उसके बारे में, वेरी पुअर पर्सन। बट एक सूटेड वूटेड के अंदर है, एक बड़ा अपने आप को बनाया समाया, तो आप उसके बारे में कुछ और राय कायम करेंगे। तो फर्स्ट जो आपकी लुक होती है, आपने उससे पता तो नहीं किया ना कि ये मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, इसके बिलीफ क्या है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसकी एजुकेशन क्या है, ये आपकी आउटलुक कुछ ना कुछ उसको असेसमेंट दे देगी। तो फर्स्ट जो आपका साइकोलॉजिकली या जो चीज़ मैटर करेगी वो आउटलुक करेगी। तो ड्रेसिंग, योर हेयर कटिंग and your grooming is very important while going for the initial interview। हेयर कटिंग, कैडेट कटिंग नहीं करवानी, क्योंकि आप आर्टिफिशियल नहीं बनेंगे, आप किसी के पीछे नहीं लगेंगे। सिंपल कटिंग करवानी है, छोटी छोटी अगर बेयर है तो आप उसको सेट करवाएं। शेव करवाने का कोई वहाँ पर रूल नहीं लिखा हुआ कि द अपीयरिंग कैंडिडेट मस्ट बी शेव्ड या इस तरह का, या विदाउट बियर इज़ अलाउड, विद बियर नहीं, ऐसा नहीं है। फुल बियर है तो भी कोई मसला नहीं है, मूछें हैं कोई कुछ भी मसला नहीं, बट उसको मेंटेन करना, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बनाना, तो वो हमारा वो वहाँ पर जो है ना वो आपने उसको चीज़ को करना है। एक चीज़ होगी आउटलुक, आपने इसमें हेयर कटिंग आ जाती है। आप अगर गर्मियों में जा रहे हैं तो वाइट शर्ट पहन लें, ब्लू आप पहन लें अपनी पैंट, रेड टाई लगा लें, और शू जो है आपके पॉलिश वाले होने चाहिए, लेसिस वाले होने चाहिए, ये डिमांड है। थोड़े बहुत कोई और भी हैं तो वो भी आप पहन सकते हैं, बट ब्लैक शू विद पॉलिश, लेसिस वाले, वो ज़्यादा सूटेबल, सबसे ज़्यादा मैं वही बात बताऊँगा। बाकी शलवार कमीज़ भी पहन सकते हैं, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि वो तो चले पेशावर वाले अक्सर पहनते हैं, पंजाब के अंदर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जहाँ पर ये आप नहीं भी करते, तो वो आप 3 पीस 2 पीस या वैसे आप सिंपल सी फॉर्मल ड्रेस में आप अपना एक शर्ट ले लें वाइट, और अपनी ले लें एक पैंट ले लें, या चाहे ब्लैक ले लें, तो वो आप पहन सकते हैं, रेड टाई लगा सकते हैं। तो वो डिफरेंट कम्बिनेशन है, ये करना है। उसके अलावा जी आपने कोई वॉच वगैरह या कुछ डिजिटल वॉच नहीं पहनी होनी चाहिए, डिजिटल वॉच, धागा शागा नहीं होना चाहिए आपके, यहाँ पर भी कुछ नहीं पहना होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आपने करनी, वो ग्लासेस वगैरह गोगल्स नहीं लगा के जाने। एंड सेकेंड थिंग आपकी कॉन्फिडेंस लेवल। अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल जब आप आते हैं ना तो आउटलुक भी कॉन्फिडेंस लेवल आपका डिस्क्राइब कर देती है। जब आप एंटर होते हैं तो आपका जो वॉकिंग स्टाइल है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बता देता है। जब आपकी आई साइड का कनेक्शन है, इंटरेक्शन है, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बता देता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर एक और चीज़ भी आ जाती है जो मैं ऐड करता होता हूँ, वो लाउड वॉइस भी आ जाती है। लाउड वॉइस से मुराद ये नहीं कि चीखना, चिंघाड़ना, स्क्रीमिंग करना, वो नहीं है। इट्स मीन कि आप अक्सर वहाँ पर जब बोलते हैं तो उनको इंटरव्यूअर को अगेन एंड अगेन कहना पड़ता है कि प्लीज़ स्पीक लाउड, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, येस, इस तरह वो पूछते हैं। तो आपने एक लाउड भी बोलना ताकि अगले तक क्लियर आ जाए। फिर कॉन्फिडेंस में आई कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपने आंखों में उनके देखना होता है और जो पूछ रहा है उसको उसका रिप्लाई करना है। साथ अभी लाहौर के अंदर 2 साइकेट्रिस्ट बैठी हुई थी फीमेल, ठीक है, एक कर्नल बैठे, लेफ्टिनेंट आई थिंक सो कर्नल थे साथ में।
तो वो इंटरव्यू कर रहे थे। तो इस तरह हो सकता है पैनल हो सकता है, 3-3 लोगों का हो सकता है, 2 लोग बैठे हो सकते, कभी एक, बट आपसे अगर 3 बैठे, साइक ने पूछा तो साइक को आपने आंसर करना है, कर्नल ने पूछा कर्नल को आपने आंसर करना है, जो पूछ रहा है आपने उसको आंसर करना और उसी की तरफ देखना है, ठीक है। ये आपको कॉन्फिडेंस मैटर करता है। फिर आपका ना नॉलेज भी बड़ा मैटर करता है आजकल, एडिकेट नॉलेज ऑफ योर एकेडमिक, वो आपसे पूछ सकता है। मैप के अकॉर्डिंग बड़े क्वेश्चन पूछते हैं कि वेयर इज़ द ग्रीनलैंड, वेयर इज़ द बेल्टिक, द नेम ऑफ द बेल्टिक स्टेट्स पूछ सकता है। वो आपसे करेंसीज, कैपिटल्स, जो भी आपसे कोई रशिया की करेंसी क्या है ये भी पूछ लेते हैं। उसके अलावा ईरान की क्या है, ये विच कंट्री लाइज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, विच कंट्री इन द वेस्ट ऑफ द अफगानिस्तान, तो ये वाली पूछ सकते हैं। वो आपसे मैथ के भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपसे करंट अफेयर भी पूछते हैं, तो ये भी आपने, वो आपसे मैथ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नॉलेज के बाद आपका आ जाता है जी इंग्लिश भाई आपका सारा इंटरव्यू इंग्लिश के अंदर होता है, और आपको उर्दू कुछ अल्फाज के अंदर बोल सकते हैं जो आपको ना आती हो, बट वो अगर आपसे उर्दू में कुछ पूछता है कि बेटा क्या हाल है, तो आपने ये नहीं कहना कि आई एम फाइन, आपने कहना जी अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ठीक हूँ, ठीक है, ये वाली आप कह दीजिएगा। बट अगर वो आपसे इंग्लिश में पूछता है कि हाउ आर यू, और आप कहते हैं जी मैं ठीक, तो उसे सुनाओ, ये वाला नहीं कहना। आपने जिस लैंग्वेज में इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है मीडियम सेम रखना है हमेशा। ये तो एफिशिएंसी होती है, जैसे अक्सर लोग गाँव में आके उर्दू या इंग्लिश झाड़ रहे होते हैं, जब किसी सादा लो इंसान से मिलते हैं तो वो एक कम्बिनेशन नहीं बनता, ठीक है। इट्स लाइक एन प्रोफेशनल। ये इंटरव्यू का था, एवरेज टाइम 4 to 8 मिनट होता है। आपकी किस्मत बुरी है तो 20 मिनट तक भी ले जा सकते हैं, किसी का 1-1 मिनट का होता है। वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योर फैमिली, तो इंट्रोड्यूस योर फैमिली कहते हैं, वो कहते हैं ओके जेंटलमैन यू मे लीव नाउ, थैंक यू वेरी मच, चलो इंटरव्यू हो गया। तो इस तरह के जो ना वो आपका इंटरव्यू होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। एंड आफ्टर दैट जी आपका ISSB फॉर्म मिल जाता है। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो फिर आपको मिलता है ISSB फॉर्म, वो इंटरव्यू वाले दिन ही अक्सर मिल जाता है। अभी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अभी तो उन्होंने वो भी कर दिया है, ठीक है, तो वो सारा कुछ मैं बता दूंगा। अब ये आफ्टर द इनिशियल इंटरव्यू यू विल रिसीव द ISSB फॉर्म एंड बी गिवन 1 वीक टू सबमिट। ज़्यादातर कहते हैं 2 दिन, मैं कहता हूँ चलो 1 हफ्ता भी आप रख लें तो कोई मसला नहीं। एट योर रिस्पेक्टिव AS&RC आर्मी सिलेक्शन एंड सेंटर, जिसमें आपका टेस्ट हुआ, वहाँ पर आपने वो फॉर्म फिल करने के बाद सेंड करना होता है, मतलब जाके देना होता है। वंस द फॉर्म इज़ सबमिटेड यू विल रिसीव अ कॉल एंड अ कॉल लेटर। कब? आप 40 to 45 डेज़ के अंदर, जिस दिन आपने सबमिट कर दिया उस दिन से आपका टाइम शुरू हो गया। तो 40 से 45 दिन के अंदर अंदर आपको या तो कॉल आएगी या कॉल लेटर आ जाएगा, या दोनों ही आ जाएंगे या दोनों ही नहीं आएंगे। अगर दोनों ही नहीं आए तो दैट्स मीन आप वेबसाइट पे जो उनकी www.issb.gov.pk है उस पर आप अपना स्टेटस चेक करते रहें CNSA डाल के, तो वो आप वहाँ पर जाके जो है ना वो 40 से 45 दिन के अंदर आपने चेक करते रहना वेबसाइट पे, तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। नहीं तो कॉल आ जाएगी, वहाँ पर बता देंगे, नहीं तो कॉल लेटर जो आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखा होता है वो तो आप 40-45 दिन बाद आती है। द कॉल लेटर और फ़ोन कॉल, अच्छा जिस दिन आपकी कॉल आती है या वेबसाइट पे मेंशन होता है या कॉल लेटर आ जाता है उसके तकरीबन 5 दिन बाद, तकरीबन 4 से 5 दिन बाद या कभी 6 दिन बाद आपको दे दिए जाते हैं, तो आपकी ISSB होती है। यानी कि 4-5 दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया जाता है। यूजुअली रिसीव्ड 4 to 6 डेज़ बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ योर ISSB टेस्ट। जिस दिन आपका रिपोर्टिंग डे होता है उससे कुछ 4-5-6 दिन पहले आपको ये सारा कुछ रिसीव। अच्छा ये 157, इसके बाद अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, जिस दिन आपकी 4 डेज़ की ISSB होती है, जब आप 4 दिन ISSB वहाँ पर दे आते हैं, तो वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन आप आ जाते हैं अपने घर आ जाते हैं, डिपार्चर डे जिसको कहते हैं, तो वेरी नेक्स्ट डे उससे नेक्स्ट डे 10 बजे तक जो है ना वो आपका 10 AM पे आपका वेबसाइट जो कि www.issb.gov.pk वहाँ पर रिज़ल्ट अपडेट किया जाता है। आप अपना CNSA नंबर कैप्चा फिल करते हैं तो आपको आ जाता है कि आप रिकमेंड हुए हैं या नॉट रिकमेंड हुए हैं। अगर आप रिकमेंड हो गए हैं तो वो फिर आपको रिकमेंडर लेटर भी वैसे आता है बाय पोस्ट, लेकिन आपको तो पहले ही पता चल जाता है। रिकमेंडर लेटर थोड़ा लेट आता है बट आपको बाय पोस्ट पता चल जाता है। उसके बाद फिर आप जाते हो, वहाँ पर एक आपको डेट दी जाती है कि रिकमेंडर स्टूडेंट्स जो ना वो रिपोर्ट करें वो आपके फाइनल मेडिकल के लिए। फिर आप फाइनल मेडिकल के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपको कुछ टेस्ट लिख के देते हैं कि आपने ये अपना टेस्ट करवाना है, आपने यूराइन टेस्ट करवाना है, अपना ब्लड का टेस्ट करवाना है, आपने ये चेक करवाना है, वो आप डिफरेंट CMS में जाके चेक करवाते हैं, अपनी रिपोर्ट्स कंप्लीट करते हैं। और अगर कोई इशू नहीं बनता, आपके ब्लड वगैरह टेस्ट सारा कुछ, तो आपको फिर जो है ना वो ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर आपकी सारी डिटेल लिखी होती है कि आपने PMA काकुल के अंदर इतने बजे से इतने बजे तक फ़लाँ दिन जो है ना वो पहुँचना है, और आपका कुछ लगेज वगैरह वो सारा कुछ आपको ब्रीफ किया जाता है। एंड आफ्टर दैट आप अपना लगेज लेकर फिर PMA पहुँच जाते हैं, और वहाँ से ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू हो जाती है। और वो एक पर्क्स एंड प्रिविलेज और एक पैट्रोटिज्म और एक जो ब्लड लाइन है वो चेंज हो जाती है, वो एक स्टार्ट हो जाता है, एक नया फेज़ लाइफ का स्टार्ट हो जाता है। मैं उसको कहता हूँ सुपर एलीट माइंडसेट,
बिल्कुल फुल ग्रो करते हैं वहाँ पर, और आपका पाकिस्तान में एक बड़ा पार्ट होता है। और अगर आप सर्विसेज और परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, आप बढ़ते बढ़ते एक दिन, अल्लाह करे जी जो लोग सुन रहे हैं और अगर उनके अंदर पोटेंशियल है और अल्लाह ताला ने उनके हिस्से में ये लिखा हुआ है, तो वो फिर जाके एक दिन चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं, जनरल के रैंक तक जाते हैं, और भी बहुत ज़्यादा इसमें आपकी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। आपके मिशन होते हैं, आप जैसे जैसे इनक्री आपके यूएन मिशन पे चले गए हैं, आप किसी और कंट्री में चले गए हैं, वहाँ पर आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो आपकी तकरीबन 44 के समथिंग स्टार्ट होती है आजकल। बट उसमें फिर आपको वो सैलरी के अलावा तो काफ़ी बोनसेस और मेडिकल फ्री, हर चीज़ फ्री होती है और काफ़ी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो फिर ऐसे से बढ़ते जाते तो सैलरी को आप नहीं देखते, आप देखते हो कि आप जी क्या रहे हो। तो दैट्स इट अबाउट द PMA लॉन्ग कोर्स, जो कि 157 है अक्टूबर एंड नवंबर में। तो मेरा काम था आपको ये ब्रीफ़ करना। और उसके अलावा हमारी लाहौर के अंदर फ़िज़िकल एकेडमी है ISSB के लिए, और इनिशियल के लिए फ़िल वक्त हम ऑनलाइन करवा रहे हैं। बट आपसे मुलाकात के लिए, आपसे क्वेश्चन सुनने के लिए और आपको फ़िज़िकल ट्रेनिंग और मेडिकल चेकअप के लिए एक दफ़ा लाहौर वाल्टन रोड पैराडाइज सेंटर जमान कॉलोनी, आप मैप पे लिखेंगे ना पैराडाइज सेंटर जमान कॉलोनी, तो वो आ जाएगी लोकेशन, उसके 2nd फ्लोर के ऊपर एकेडमी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।